नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं ज्ञान समग्र चैनल। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे नई शिक्षा नीति के बारे में। आपको पता है कि पिछले 29 जुलाई 2020 को भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति का ऐलान किया है, जिसे नई शिक्षा नीति 2020 कहा जाएगा। नई शिक्षा नीति में कौन कौन से प्रमुख बदलाव हुए हैं और इस शिक्षा नीति में छात्रों के लिए, अभिभावकों के लिए क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जिन्हें जानना जरूरी है, इन्हीं विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को, नई शिक्षा नीति के बारे में। इस वीडियो में हम नई शिक्षा नीति को 4 भागों में बांट करके देखेंगे। एक तो स्कूल एजुकेशन के बारे में, हायर एजुकेशन के बारे में और नई शिक्षा नीति के कुछ अन्य केंद्रीय विषयों के बारे में, साथ ही इसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। आपको बता दें कि शिक्षा नीति किसी भी देश का भविष्य तय करती है और उस देश के युवाओं को एक दिशा निर्देश देती है, युवाओं का भविष्य तय करती है, क्योंकि राष्ट्र का निर्माण स्कूलों में ही होता है, शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से ही होता है। इसलिए शिक्षा नीति का सशक्त होना और शिक्षा नीति का स्पष्ट होना ये बहुत ही जरूरी है। इसके पहले भारत में कौन कौन सी शिक्षा नीति रही है, इसके बारे में भी हम संक्षेप में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। आपको पता है कि देश में आज़ादी के पहले लॉर्ड मैकाले द्वारा बनाई गई शिक्षा नीति का पालन किया जा रहा था, लेकिन आज़ादी के बाद पहली बार 1968 में इंदिरा गांधी के ज़माने में भारतीय शिक्षा नीति लाई गई थी और उसके बाद दूसरी शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी के ज़माने में लाई गई थी। और आजकल अब तक जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली भारत की है वो इसी 1986 की शिक्षा नीति पर आधारित है। 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार के समय में थोड़ा सा इसमें बदलाव किया गया था, लेकिन ये बदलाव इतना नहीं था कि इसे कोई नई शिक्षा नीति कहा जाए। तो इस तरह से 34 वर्षों के बाद भारत सरकार एक नई शिक्षा नीति लेकर के देश के सामने आई है, जिसे शिक्षा नीति 2020 कहा जाएगा। हालांकि इसको लागू होने में अभी देर है, क्योंकि शिक्षा नीति को बनाने में ही इतना समय लग गया। 2015 में मोदी सरकार ने इसरो के पूर्व वैज्ञानिक कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी, जिसका दायित्व था इस शिक्षा नीति को ड्राफ्ट करना, और 5 साल में ये शिक्षा नीति ड्राफ्ट हुई। इसके बाद पिछले वर्ष 2019 में सरकार ने इस ड्राफ्ट को जारी किया पब्लिक के लिए, ताकि पब्लिक इस ड्राफ्ट पे अपनी राय दे सके। ऐसा माना जा रहा है कि ये दुनिया की पहली ऐसी शिक्षा नीति है जिस पर इतने बड़े पैमाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया है, लोगों की राय ली गई है। राज्य स्तर पर, जिले स्तर पर, यहाँ तक कि ग्राम पंचायत स्तर तक लोगों ने इंटरनेट के माध्यम से mygovernment.com के माध्यम से अपनी राय सरकार को भेजी है और लाखों ऐसे लोगों की राय सरकार तक पहुंची है। कहां तक सरकार इन रायों पर विचार कर सकी है, इनको कंसीडर कर सकी है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इतने मशक्कत के बाद आखिर ये शिक्षा नीति सामने आई है, पर इसके बाद अभी कई चरण बाकी हैं। इस शिक्षा नीति के बाद अभी इससे संबंधित फ्रेमवर्क बनाए जाएंगे, जो एनसीईआरटी द्वारा बनाया जाएगा, और भी कई सलाहकारी संस्थाओं को इसमें भाग लेना होगा। और एक फ्रेमवर्क तैयार होने के बाद तब शिक्षा से संबंधित वर्तमान जो कानून हैं उनमें कुछ बदलावों की ज़रूरत पड़ेगी और उसके बाद ही इस शिक्षा नीति को लागू किया जा सकेगा। यानी 2022-23 से पहले इस शिक्षा नीति के लागू होने का कोई अनुमान अभी नहीं है। एक बहुत बड़ा बदलाव जो हुआ है इस शिक्षा नीति के तहत वो ये है कि भारत सरकार का जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब तक था, जिसके अधीन देश की शिक्षा व्यवस्था चल रही थी, उसका नाम बदल करके अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। यानी अब से जो है ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जगह पे शिक्षा मंत्रालय कहा जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात बतला दें शिक्षा नीति के बारे में कि शिक्षा जो है वो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया है, अर्थात इस पर राज्य सरकारें भी कानून बना सकती हैं और केंद्र सरकार भी बना सकती है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि इस शिक्षा नीति को सभी राज्यों की राज्य सरकारें यथावत लागू करें।
इनमें थोड़ा बहुत बदलाव करने या अपने तरह से शिक्षा नीति को बदलने का अधिकार भी राज्यों को है। लेकिन एक कुल मिलाकर के एक अच्छी बात है कि भारत में अब तक शिक्षा के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में ज़्यादातर सहमति रही है और मिलजुल करके एक समान शिक्षा नीति के तहत काम करने की योजना रही है। तो हो सकता है कि अलग अलग राज्यों में बहुत ज़्यादा इसमें बदलाव देखने को न मिले। अब आइए सीधे देखते हैं क्या क्या बदलाव हुए हैं शिक्षा नीति में। सबसे पहले स्कूली शिक्षा के बारे में, स्कूल एजुकेशन के बारे में। स्कूल एजुकेशन के बारे में जो पहला बदलाव हुआ है वो अब तक जो स्कूल एजुकेशन था वो 10+2 के तर्ज पे चलाया जाता था। अब इसको बदल करके 5+3+3+4 के तर्ज पे चलाया जाएगा। यानी जो 12 वर्षों की कक्षा पहली से लेकर के 12वीं तक की शिक्षा जो 12 वर्ष की होती थी, अब वो 15 वर्ष की हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि कक्षा 12वीं के बाद बच्चे 13वीं, 14वीं और 15वीं में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। जो 3 वर्ष की शिक्षा अवधि को बढ़ाया गया है वो पहली कक्षा के पहले ही जोड़ा जाएगा। आपको जैसे पता है कि प्राइवेट स्कूलों में पहले से ये व्यवस्था चली आ रही है। प्राइवेट स्कूलों में कक्षा पहली से पहले ही 3 साल बच्चे पढ़ते हैं, प्ले स्कूल, फिर उसके बाद केजी, फिर यूकेजी, इस तरह की। लेकिन सरकारी सिस्टम में इस तरह की कोई औपचारिक व्यवस्था नहीं थी। आप यहाँ देख सकते हैं ग्राफ के माध्यम से, ये पिछला एकेडमिक स्ट्रक्चर है जिसमें 6 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष तक के बच्चे जो है पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक पढ़ते थे। उसके बाद 16 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चे 11वीं और 12वीं में पढ़ते थे। लेकिन 6 वर्ष से कम के बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए इसको ब्लैक बॉक्स के माध्यम से दिखाया गया है। यहाँ अब सरकार ने 3 साल से ही पढ़ाई की शुरुआत कर दी है। 3 साल के बाद ही बच्चे स्कूल जाना शुरू करेंगे और 3 साल से लेकर के 6 साल तक के एजुकेशन को अर्ली प्री प्राइमरी एजुकेशन कहा है। और उसके बाद 6 साल से 8 साल तक के अवधि को प्री प्राइमरी एजुकेशन कहा गया है और इन दोनों को मिला करके फाउंडेशनल एजुकेशन कहा गया है। यानी 6 साल से बच्चे पहली कक्षा में आएंगे और उसके बाद दूसरी कक्षा में जाएंगे, लेकिन 6 साल से पहले 3 साल उनको एक तरह से अर्ली प्री प्राइमरी एजुकेशन में पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने आंगनवाड़ी, प्री स्कूल या बाल वाटिका जैसे नाम दिए हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी एक समस्या ये है कि ये जो अर्ली प्री प्राइमरी एजुकेशन है, जो फर्स्ट 3 साल का जो एजुकेशन है, इसको संचालित करने का जिम्मा सरकार ने ट्रेंड शिक्षकों को नहीं दिया है, बल्कि इस शिक्षा नीति में जहाँ तक प्रावधान है कि जो अब तक आंगनवाड़ी कर्त्री हैं, प्राइमरी स्कूल के साथ जो एक आंगनवाड़ी खुला होता है जिसमें आंगनवाड़ी कर्त्री होती है, उन्हीं को 6 महीने की ट्रेनिंग दे करके उनको इस शिक्षा के लिए योग्य समझा जाएगा। अब यहाँ एक तरह से काफ़ी असमानता देखने को मिलेगी। प्राइवेट स्कूलों में जहाँ प्री प्राइमरी, केजी, एलकेजी में पढ़ाने वाले जो टीचर हैं वो काफ़ी ऊर्जावान हैं, काफ़ी ट्रेंड हैं, लेकिन वहीं सरकारी सिस्टम में इस महत्वपूर्ण अवधि की शिक्षा को आंगनवाड़ी कर्त्रियों के भरे से छोड़ दिया जा रहा है। जबकि आप देखेंगे तो ये जो आंगनवाड़ी कर्त्री हैं, अलग अलग राज्यों में इनकी नियुक्ति का मानक अलग है। अलग अलग राज्यों में दलित, विधवा, तलाकशुदा महिलाओं को इसमें प्राथमिकता दी जाती है। ज़्यादातर इसमें जो महिलाएं हैं वो 30 साल, 35 साल, 40 साल से अधिक उम्र की हैं, यानी उनमें ऊर्जा का अभाव भी है, साथ ही वो अपने परिवार से भी पीड़ित हैं। परिवार में उनकी काफ़ी जिम्मेदारियां हैं, बच्चे हैं, कई बार पति बेरोजगार है, तो इन महिलाओं को आंगनवाड़ी के कामकाज के अतिरिक्त खेतों में काम करना होता है, मजदूरी करना होता है। अब इन आंगनवाड़ी कर्तियों को चाहे जितना भी ट्रेनिंग किया जाए, पर वो उत्साह और वो ऊर्जा इनमें नहीं होगी जो 3 से 6 साल के बच्चों को वो एक स्किल्ड तरीके से एंगेज कर सकें, उनको शिक्षा दे सकें। इसके लिए मेरा मानना है कि सरकार को चाहिए था कि नए युवाओं को चुनना, नए लड़के लड़कियों को चुनना जो +2 में या तो पढ़ रहे हों या ग्रेजुएशन कर रहे हों, उनको अधिक से अधिक पैमाने पे ट्रेनिंग देना
और अलग अलग स्कूलों को आवंटित करके एक तरह से पीरियड वाइज या डे वाइज उनको, क्योंकि छोटे बच्चों का जो प्री प्राइमरी एजुकेशन के जो बच्चे होते हैं उनके क्लास मुश्किल से 3 से 4 घंटे चलते हैं, 3 घंटे 3.5 घंटे चलते हैं। तो इन युवाओं को अगर उनमें एंगेज किया जाए तो इससे कई फायदे होंगे। एक तो इन युवाओं को प्रशिक्षित करना आसान है, बहुत जल्दी ये शिक्षित हो जाएंगे। ये टेक्नो सेवी भी हैं, मोबाइल का इस्तेमाल करके, लैपटॉप का इस्तेमाल करके, टैबलेट का इस्तेमाल करके अच्छी तरह से ये बच्चों को एंगेज कर सकते हैं, छोटे बच्चों को, और उनके साथ खेल सकते हैं, उनके साथ अलग अलग एक्टिविटी कर सकते हैं। साथ में ये जो युवा हैं, इन युवाओं को अगर थोड़ा बहुत भी पैसा दिया जाता है, 1000 रुपये पर पीरियड, 500 रुपये पर पीरियड, तो भी इनका भी फायदा होगा और साथ में इनको कुछ नया सीखने को मिलेगा जो इनको भविष्य में काम आएगा। सरकार इसके साथ कुछ आकर्षण भी जोड़ सकती है, जैसे अगर इनमें से कुछ युवा बीएड करना चाहते हैं या टीचिंग जॉब में जाना चाहते हैं तो इस अनुभव का उन्हें लाभ मिलेगा। कुल मिला के अगर युवा इसमें जुड़ेंगे तो वो ज़्यादा स्किल्ड तरीके से एंगेज कर सकेंगे बच्चों को, और उनको प्रशिक्षण देना भी आसान रहेगा। वो ऑनलाइन भी प्रशिक्षण ले सकते हैं, उनको मोबाइल चलाना भी आता है, टेक्नो सेवी भी हैं। जबकि ये सब करना आंगनवाड़ी कर्त्रियों के बस की बात नहीं। उनमें से बहुत सारी ऐसी हैं जिनकी डिग्रियां तक फर्जी हैं, जिनको स्मार्टफोन तक ऑपरेट करने नहीं आता है, और ऐसे लोगों को ट्रेनिंग देना और इन छोटे छोटे बच्चों को वो संभाल तो सकती हैं एक माँ की तरह से, लेकिन उनको वास्तव में एक स्किल्ड तरीके से एंगेज नहीं कर सकती हैं, ट्रेन नहीं कर सकती हैं। ये इसमें बड़ी समस्या है। दूसरी बात है, इन आंगनवाड़ी कर्त्रियों पर वैसे ही बहुत सारा बोझ है। प्राइमरी एजुकेशन से जुड़े तमाम योजनाओं से लेकर के, तमाम सरकारी योजनाओं और स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं से लेकर के तमाम योजनाओं का भार इनके ऊपर है। अब पोलियो ड्रॉप पिलाना हो तो भी आंगनवाड़ी कर्त्री को लगा देते हैं, गांव में अगर वोटर कार्ड बन रहा है वहाँ भी आंगनवाड़ी कर्त्रियों को लगा देते हैं। तो इनके ऊपर बहुत सारी सरकारी योजनाओं को चलाने का वैसे ही भार है। ऊपर से फिर अगर इनको नई शिक्षा नीति के तहत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को प्री प्राइमरी एजुकेशन में एंगेज करने की बात जहां तक आती है तो ये ठीक नहीं लगती है और ये सफल भी नहीं होगा। और दूसरी बात, प्राइवेट स्कूलों में जहां एक ट्रेंड शिक्षक जो है इन बच्चों को एंगेज करते हैं उसकी तुलना में काफ़ी असमानता भी सामने नजर आएगी। अब ये प्री प्राइमरी एजुकेशन का विचार क्यों सरकार ने किया है, इसको देखते हैं। प्राइवेट स्कूल वाले पहले से इस कॉन्सेप्ट को चला रहे हैं, यानी प्राइवेट स्कूल जिसको पहले से चला रहा है, सरकार अब उसको औपचारिक रूप से लागू करने के लिए सोच रही है। ये सरकारी सिस्टम का एक पिछड़ापन है। वास्तव में होता क्या है, छोटे उम्र के बच्चे खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने गांव में आस पड़ोस के बच्चों के साथ इस तरह से तमाम ग्रामीण खेल खेलना पसंद करते हैं और मस्ती उनको काफ़ी अच्छी लगती है। और यही कारण है कि जब पहली बार फर्स्ट क्लास में उनको एडमिशन के लिए स्कूल ले जाया जाता है तो उनको अपनी स्वतंत्रता में काफ़ी एक बाधा महसूस होती है, और इससे बच्चों का मन जो है विद्यालय में लगने की बजाय उनका मन अपने गांव घर में ही लगा रहता है। तो सरकार ने का सोचना है कि क्यों ना इस माहौल को हम विद्यालय में ही क्रिएट करें। तो इससे क्या होगा, बच्चे 3 साल तक केवल स्कूल जाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, मस्ती करेंगे, उनका मन लगेगा स्कूल में, थोड़ा उठना बैठना सीखेंगे, बच्चों के साथ घुलना मिलना सीखेंगे, टीचर से घुलना मिलना सीखेंगे। इसमें थोड़ी बहुत एक्टिविटी भी कराई जाएगी, कुछ टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक्टिविटीज़ में इनको एंगेज किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर ये 3 साल पढ़ाई का एक बोझ नहीं रहेगा बच्चों पे। हंसते खेलते कूदते ये कुछ रचनात्मक चीज़ सीखेंगे और स्कूल के प्रति इनकी रुचि को आकर्षित किया जाएगा। अब इसके बाद जो है दूसरे स्टेज में, यानी प्री प्राइमरी फाउंडेशनल एजुकेशन के ही दूसरे स्टेज में, जिसको प्री प्राइमरी एजुकेशन कहा गया है, इसमें बच्चे कक्षा पहली और दूसरी की पढ़ाई करेंगे। यहाँ पर भी बच्चों को संख्या ज्ञान, वर्णमाला जैसी बेसिक चीज़ें सिखाई जाएंगी। यहाँ परीक्षा का कोई इनको बोझ या कोई भय नहीं रहेगा। तो ये तो हो गए 5 साल। इसके बाद आइए 3 साल, अगले 3 साल यानी 8 वर्ष से 11 वर्ष की आयु के जो बच्चे होंगे वो क्लास 3री से 5वीं तक की शिक्षा प्राप्त करेंगे। इसको प्रेपरेटरी एजुकेशन कहा गया है। यहाँ पर 3री कक्षा से बच्चों की थोड़ी थोड़ी परीक्षाएं शुरू होंगी, एग्जाम की आदत उन्हें डाली जाएगी। इसके बाद क्लास 6 से लेकर के 8th तक, यानी 11 साल की उम्र से लेकर के 14 साल की उम्र तक जो है बच्चे मिडिल एजुकेशन लेंगे। इसमें 6ठी से 8वीं क्लास पास करेंगे।
इसके बाद आता है सेकेंडरी एजुकेशन, जो क्लास 9 से शुरू होकर के 12वीं तक चलेगा। इसमें 14 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चे रहेंगे। अब तक आपने देखा होगा कि सेकेंडरी एजुकेशन में भी दो हिस्से होते थे, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी। 9-10 को सेकेंडरी एजुकेशन कहते थे और 11-12 को सीनियर सेकेंडरी। अब इन चीज़ों को ख़त्म करके इन चारों साल को मिला करके सरकार ने एक एजुकेशन कहा, सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये हो गया सेकेंडरी एजुकेशन। अब देखते हैं कि इसमें दूसरा कौन सा महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। सबसे पहला तो देखते हैं एग्जाम को लेकर के। तीसरी क्लास से एग्जाम शुरू होगा जो 12वीं क्लास तक चलेगा, लेकिन ये जो एग्जाम है वो केवल साल के अंत में नहीं होंगे, सेमेस्टर वाइज होंगे, यानी साल में 2 बार एग्जाम, कम से कम 2 बार होंगे, जिससे बच्चों को एक बार एग्जाम का बोझ न पड़े और एग्जाम का कोई भय उनके भीतर न हो। जो पहले क्लास 10th में और 12th में बोर्ड एग्जाम होते थे वो एज इट इज चलते रहेंगे, लेकिन बोर्ड एग्जाम भी 10वीं में 2 बार और 12वीं में 2 बार होगा। दूसरी जो चीज़ है वो है स्ट्रीम को लेकर के। अब जो है सेकेंडरी एजुकेशन में पहले क्या होता था, बच्चा जैसे ही 10th पास करता था तो उसको एक स्ट्रीम का टेंशन हो जाता था कि हम साइंस पढ़ें कि कॉमर्स पढ़ें या ह्यूमैनिटी पढ़ें। अब सरकार ने स्ट्रीम सिस्टम को पूरी तरह से एबॉलिश कर दिया है। कोई भी बच्चा कोई भी किसी भी कॉम्बिनेशन का सब्जेक्ट लेकर के आगे पढ़ सकेगा। इससे एक बहुत बड़ा फायदा होगा कि बच्चे अपनी रुचि के अनुसार पढ़ पाएंगे। कई बार ऐसा होता था कि बच्चे ने साइंस स्ट्रीम ले लिया, उसमें 2 विषय तो उसको बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर तीसरा विषय ऐसा है कि जो उसके मान का नहीं है, अब उसी के कारण उसके नंबर कम आते थे, वो उसी में उलझ करके रह जाता था। तो स्ट्रीम सिस्टम खत्म होने से बच्चों को विषय चुनने की एक आज़ादी मिल गई है। लेकिन दूसरी तरफ एक और इसका थोड़ा सा संदेहास्पद एक पक्ष ये है कि जो स्ट्रीम सिस्टम था वो हायर एजुकेशन के लिए गाइडलाइन का काम करते थे। जैसे बच्चे को अगर मेडिकल में जाना है तो वहाँ बायोलॉजी और केमिस्ट्री का अपना एक कम्बिनेशन है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना है तो मैथ और फिजिक्स का कम्बिनेशन है। तो एक तरह से पहले से इस कम्बिनेशन का सब्जेक्ट वो लिए रहता था तो आगे की पढ़ाई में उसको आसानी होती थी। लेकिन अब अगर बच्चे ने कोई ऐसा कम्बिनेशन का सब्जेक्ट ले लिया है जो उसको मेडिकल के क्षेत्र में जाने से उपयोगी नहीं है, या जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाने से वो कम्बिनेशन उपयोगी नहीं है, तो फिर कैसे इसको ओवरकम करेगा, ये एक संदेहजनक परिस्थिति है। आगे देखते हैं, इस एजुकेशन में मीडियम के बारे में चर्चा की गई। ये भी विवाद का विषय है जिस पर बहुत बहस चल रही है। इस नीति में ये कहा गया है कि प्राइमरी एजुकेशन और हो सके तो प्रेपरेटरी लेवल तक मातृभाषा में शिक्षा दी जाए कम से कम, और आगे भी हो सके तो आगे भी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। इसके बारे में रिसर्च बताते हैं कि अगर बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा दी जाती है तो वो किसी कॉन्सेप्ट को बड़ी आसानी से समझ लेता है और गहराई से समझता है। लेकिन यहाँ दूसरा एक तर्क ये है कि हमारे देश में जो रोजगार है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे इवन हायर क्लास के जो रोजगार हैं पब्लिक सेक्टर में, वो भी अंग्रेजी माध्यम से ही सुलभ हैं। किसी भी इंटरव्यू में आप जाते हैं, आप चाहे जितना भी अच्छा साइंस जानते हो, जितना भी अच्छा मैथ जानते हो, या अपने सब्जेक्ट में जितना गहरा नॉलेज रखते हो, लेकिन अगर इंटरव्यू में आप फर्राटेदार अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं तो आपकी नॉलेज पे, आपके ज्ञान पर एक संदेह व्यक्त किया जाता है, आपको संदेह के नज़रिए से देखा जाता है, आपकी शिक्षा की गुणवत्ता को संदेह के नज़रिए से देखा जाता है। ये हमारे देश में एक चलन है जो बड़ा दुखद है। तो इसलिए जो मातृभाषा में शिक्षा देने की बात है उसमें बच्चे का कॉन्सेप्ट के प्रति समझ तो बढ़ेगी, लेकिन आगे चल कर के रोजगार प्राप्त करने में वो बाधक होगा। इसलिए हम रोजगार को इम्पोर्टेंस दें या समझ को इम्पोर्टेंस दें। अब देखेंगे जिन देशों में, जैसे जापान हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया, जिन देशों में मातृभाषा में शिक्षा दी जाती है वहाँ बच्चों की समझ ज़्यादा डीप होती है और ज़्यादा गहरी होती है। यही कारण है कि वहाँ टेक्नोलॉजी उन देशों की काफ़ी आगे है। लेकिन उन देशों के सामने एक दूसरी समस्या है कि उन देशों के स्टूडेंट बाहर के देशों में जाकर के आसानी से नौकरी नहीं प्राप्त कर पाते हैं क्योंकि उनको अंग्रेजी नहीं आती है। अब चाइनीज़ छात्र अमेरिका में जो जाते हैं पढ़ने के लिए और भारतीय छात्र भी अमेरिका में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो जब अमेरिका में नौकरी की बात आती है तो वहाँ चाइनीज़ की अपेक्षा भारतीय छात्र बाजी मार ले जाते हैं क्योंकि वो अंग्रेजी उनकी अच्छी होती है, जबकि चाइनीज़ की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती है। तो एक रोजगार, एक तरफ रोजगार है, दूसरी तरफ कॉन्सेप्ट की समझ है, तो इसमें एक द्वंद्व है। अब यहाँ सरकार ने बीच का रास्ता अपनाया है और शिक्षा नीति में ये कहा गया है कि यथासंभव
मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। अब ये राज्यों के ऊपर है कि राज्य किस भाषा में शिक्षा देना चाहते हैं। साथ में प्राइवेट स्कूलों को भी उनके ऊपर छोड़ दिया गया है। हालांकि प्राइवेट स्कूल पहले से ही अंग्रेजी को ही शिक्षा का माध्यम मानते रहे हैं और इसके साथ वो कोई कंप्रोमाइज़ करने वाले नहीं हैं। अब आइए लैंग्वेज की बात है। लैंग्वेज, कितने लैंग्वेज पढ़नी चाहिए इस स्कूली एजुकेशन में बच्चों को। अब तक हमारे यहाँ त्रिभाषा सूत्र चलता आ रहा है पिछली शिक्षा नीति से, जिसमें स्कूली एजुकेशन में बच्चों को कम से कम 3 भाषाएं पढ़नी होती हैं। ये अभी भी लागू है, ये जो 3 भाषाएं हैं अभी भी पढ़नी है। लेकिन सरकार ने इसमें ये कहा है कि आपको कम से कम, अगर आप एक विदेशी भाषा ले रहे हैं तो उसमें कम से कम आपको एक भारतीय भाषा भी लेनी होगी। आप चाहे हिंदी भाषी क्षेत्र में तो जाहिर सी बात है एक हिंदी लेंगे बच्चे, लेकिन अन्य राज्यों में भी कम से कम एक भारतीय भाषा आपको लेनी है। और साथ ही इस लैंग्वेज में कुछ फॉरेन लैंग्वेज को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा स्कूली लेवल पर ही, ताकि बच्चे अपनी मदर टंग और अंग्रेजी और हिंदी के साथ साथ फ्रेंच, चाइनीज या अन्य ऐसी भाषाएं भी पढ़ सकें। हालांकि अभी चाइना विवाद को देखते हुए इस शिक्षा नीति में चाइनीज भाषा को थोड़ा सा बाहर रखा गया है, लेकिन विदेशी भाषाओं को भी इंट्रोड्यूस करने की योजना बनाई गई है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि स्कूली एजुकेशन में जो बच्चों की उम्र होती है, इस उम्र में भाषा को सीखने की क्षमता बच्चों में ज़्यादा होती है, तो आसानी से वो किसी भी विदेशी भाषा को सीख सकते हैं। स्किल एजुकेशन पर ध्यान दिया गया है और खासकर स्कूली एजुकेशन में एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर ध्यान देने की बात कही गई है। बच्चों को 8वीं क्लास से ही लेकर के आसपास के क्षेत्रों में जाना, जहां कुछ स्किल का काम हो रहा है, जैसे पॉटरी है, कारपेंट्री है, लोहार का काम है, उनको दिखाना, थोड़ा बहुत उनको करने के लिए भी सिखाना, ताकि स्किल के प्रति उनकी रुचि डेवलप हो और एकेडमिक एजुकेशन या सामान्य शिक्षा के साथ साथ वो स्किल में भी अपनी रुचि ढूंढ सकें और इसको आगे और व्यापक रूप से इम्प्लीमेंट करने की योजना है। और ये बहुत अच्छी बात है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा इस चीज़ की कमी है कि हमारी शिक्षा केवल किताबी शिक्षा बन करके रह गई। हम अपनी शिक्षा को हुनर के साथ या स्किल के साथ नहीं जोड़ पाए, जिसके कारण हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था युवाओं को सर्टिफिकेट और डिग्री बांट करके बेरोजगारी की दलदल में ढकेल देती है। रोजगार की समस्या बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में बनी हुई है और ये समस्या केवल बेरोजगारी की नहीं है, बल्कि इसके कारण हम अपने देश के युवाओं की पूरी क्षमता का दोहन नहीं कर पा रहे हैं। युवाओं के भीतर उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा पा रहे हैं, जिससे पूरे देश की प्रोडक्टिविटी हमारी नहीं बढ़ पा रही है। तो ये स्किल एजुकेशन पे शुरू से ही ध्यान देने की बात इस योजना में कही गई है। स्ट्रीम को पूरी तरह से एबॉलिश कर दे, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है कि अब जो है स्ट्रीम बिल्कुल नहीं होगा। जो हमने बताया कि साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी ऐसे स्ट्रीम नहीं रहेंगे, कोई भी कॉम्बिनेशन बच्चा ले सकता है। टीचर्स के बारे में कहा गया कि इस शिक्षा स्कूली एजुकेशन से जुड़े हुए जितने भी शिक्षक होंगे उन सभी के लिए टेट अनिवार्य होगा और मिनिमम जो है योग्यता होगी वो बीएड होगी। सभी के लिए बीएड का कोर्स अनिवार्य होगा। उच्च शिक्षा में हम बताएंगे कि बीएड को कितने तरह के कोर्सेज में बांटा गया है, लेकिन बीएड प्लस टेट ये सभी के लिए अनिवार्य होगा। हालांकि टेट आपको प्री प्राइमरी लेवल के लिए अलग होगा, प्रिपरेटरी लेवल के अलग होगा, इसी तरह मिडिल और सेकेंडरी लेवल के लिए अलग टेट होगा और टेट की गुणवत्ता को भी बढ़ाया जाएगा ताकि अच्छी क्वालिटी के टीचर आ सकें। अब आइए चलते हैं एनरोलमेंट के ऊपर। GER यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हमारे देश में बहुत कम है अभी भी, खासकर सेकेंडरी एजुकेशन में। हालांकि प्राइमरी एजुकेशन में सरकार ने मान लिया है कि 100% बच्चे कम से कम प्राइमरी एजुकेशन में एनरोल्ड हैं, स्कूल जा रहे हैं, लेकिन ये भी पूरी तरह से कागजों पर सही है। अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जो शिक्षा से पूरी तरह से महरूम हैं, जो स्कूल का मुंह तक नहीं देखते हैं। तो प्राइमरी एजुकेशन में तो सरकार ने मान लिया कि 100% हो गया, लेकिन 6वीं से लेकर के 8वीं क्लास तक अभी तक हमारे देश में केवल 90.9% बच्चे ही एनरोल्ड हो पाते हैं। इसी तरह से क्लास 9 से लेकर के 10th तक केवल 79.3% बच्चे ही स्कूल जाते हैं और 11वीं 12वीं में तो केवल 56.5% बच्चे, यानी केवल 56.5% बच्चे हैं जो सेकेंडरी एजुकेशन ले पाते हैं हमारे देश में। तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। लगभग आधे बच्चे जो हैं, देश के आधे बच्चे ही इंटरमीडिएट कर पाते हैं। अब देखा जाए तो 6 से 17 वर्ष की उम्र के जो बच्चे हैं हमारे देश में, उनमें 3.22 करोड़
बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो स्कूली शिक्षा से पूरी तरह से बाहर हैं। सरकार ने 2030 तक एक गोल रखा है कि कम से कम 100% यानी पूरे 100% बच्चों को स्कूल सेकेंडरी एजुकेशन हम दिला सकें, यानी 2030 तक 100% बच्चों को सेकेंडरी एजुकेशन दिला सकें, ऐसा टारगेट रखा है सरकार ने। तो ये तो हो गई एक तरह से स्कूली एजुकेशन की बात। अब चलते हैं हम हायर एजुकेशन की तरफ। हायर एजुकेशन में क्या क्या बदलाव हुआ है? सबसे पहले तो हायर एजुकेशन में एडमिशन को लेकर के सबसे बड़ी समस्या होती थी बच्चों को। जैसे ही बच्चे इंटर का रिजल्ट निकलता था वैसे ही अलग अलग कॉलेजों विश्वविद्यालयों के लिए फॉर्म भरते थे। 20 जगह तो एंट्रेंस एग्जाम देने जाते थे, कहीं मेरिट के आधार पर एडमिशन होता था, कहीं एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर। बच्चों के लिए बहुत टेंशन रहती थी। इस सारे टेंशन को खत्म करके सरकार ने हायर एजुकेशन में एडमिशन के लिए एक कॉमन टेस्ट करने का प्रावधान किया है और इस टेस्ट को लेगी NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जैसे मेडिकल और इंजीनियरिंग में आजकल एक पूरे ऑल इंडिया लेवल पर कॉमन टेस्ट कर दिया गया है, वैसे ही NTA नामक एजेंसी होगी जो सभी स्कूल कॉलेजों में हायर एजुकेशन के लिए एक साथ एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करेगी और उसी के थ्रू अलग अलग कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में एडमिशन होगा। हालांकि इसमें संदेह है कि जो प्राइवेट कॉलेजेज हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इसमें शामिल होंगी, क्योंकि वो फॉर्म निकालती हैं एंट्रेंस के लिए, उससे उनको पैसा आता है, रेवेन्यू मिलता है, तो यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है। स्ट्रीम को यहाँ भी पूरी तरह अबॉलिश कर दिया गया है। अब BSc, BCom और BA या MSc, MCom, MA जैसे कोर्सेज नहीं रहेंगे। बच्चे अपनी सुविधा अनुसार किसी भी कम्बिनेशन का सब्जेक्ट ले सकते हैं, चाहे तो एक सब्जेक्ट साइंस वाला ले लें, एक आर्ट वाला ले लें और एक कॉमर्स वाला ले लें, इस तरह से कम्बिनेशन बना के ले सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। इसके बाद मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री का प्रावधान किया। ये क्या है मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री? ये क्या है कि आप एक साथ जो है कई सारे कोर्सेज की पढ़ाई कर सकते हैं, ये है मल्टीपल एंट्री। मल्टीपल एग्जिट मतलब आप किसी कोर्स की पढ़ाई आपने आधा किया है और आधा उसके बाद आपको लगता है कि नहीं इस कोर्स में तो हमने फालतू दाखिला ले लिया, अब हमें ये अच्छा नहीं, हमें किसी और कोर्स में दाखिला लेना है, तो उस कोर्स को आप एग्जिट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं और दूसरे कोर्स में को ज्वाइन कर सकते हैं। अब जब आप एक कोर्स को छोड़ेंगे, मान लीजिए आपने 2 साल तक किसी कोर्स में पढ़ाई की और आपने उस कोर्स को छोड़ दिया, तो पहले जो व्यवस्था थी उसमें क्या होता है, आपका 2 साल का समय बर्बाद हो जाता था, आपको डिग्री नहीं मिलती थी जब तक कोर्स पूरा नहीं होता था। अभी ऐसा नहीं है, आपने 1 साल भी पढ़ाई किया, 2 साल भी पढ़ाई किया, तो भी आपको उसके लिए कुछ न कुछ सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके लिए सरकार ने एक व्यवस्था की है ABC अर्थात एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो बनाया है सरकार ने, एक बनाई जाएगी नई शिक्षा नीति में, इसका प्रावधान किया गया है कि ये जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिसमें बच्चों के हर साल की पढ़ाई के ग्रेड स्टोर करके रखे जाएंगे और बच्चा अगर किसी एक कोर्स को छोड़कर दूसरे कोर्स में जाता है तो पहले कोर्स में जितने साल वो पढ़ाई किया है उसके ग्रेड भी उसके सुरक्षित रहेंगे और आगे जब भी जरूरत पड़ेगी उन सारे ग्रेड्स को जोड़ा जाएगा, ये बेकार नहीं जाएंगे। साथ में एक और चीज़ है, जैसे ग्रेजुएशन 4 साल का कर दिया गया है, पहले 3 साल का ग्रेजुएशन होता है, अब ग्रेजुएशन को फुल ग्रेजुएशन कोर्स जो है वो 4 साल का होगा। लेकिन अगर 1 साल आपने ग्रेजुएशन करके छोड़ दिया तो ऐसा नहीं कि आपका वो साल बेकार चला गया, आपको उसमें भी कुछ न कुछ सर्टिफिकेट मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? अगर 1 साल आपने ग्रेजुएशन किया उसके बाद छोड़ दिया तब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 1 ईयर सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर 2 साल का आपने ग्रेजुएशन किया उसके बाद छोड़ दिया तो आपको 2 साल का डिप्लोमा मिलेगा। अगर 3 साल का आपने ग्रेजुएशन किया तब जाकर के आपको पूरी ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी, यानी आप ग्रेजुएट माने जाएंगे। लेकिन यहीं पे ख़त्म नहीं होता, अगर आपने 4 साल तक ग्रेजुएशन किया तब आपको डिग्री विथ रिसर्च मिलेगा, यानी आपको माना जाएगा कि ग्रेजुएट विथ रिसर्च कहा जाएगा। और इसके आगे चल करके पोस्ट ग्रेजुएट में इसके कई लाभ भी हैं। ये जो डिग्री ग्रेजुएट विथ रिसर्च, इसके कई सारे लाभ हैं। जैसे देखिए, अगर आपने 3 साल का ग्रेजुएट किया है तभी आप आगे जाकर के पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए एलिजिबल होंगे, और अगर 3 साल का आपने ग्रेजुएट किया है तो आपके लिए जो पोस्ट ग्रेजुएट होगा वो 2 साल का होगा, यानी 3 साल का ग्रेजुएशन प्लस 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आपने 4 साल का ग्रेजुएशन किया है तो आपके लिए ग्रेजुएशन जो होगा पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल का होगा।
वहीं पर एक और ऑप्शन है, आप चाहें तो इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर सकते हैं, यानी एक ही बार एडमिशन लेकर के आप 5 साल में ग्रेजुएशन और पीजी दोनों की डिग्री ले सकते हैं। इसके बाद एक और चीज होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद एमफिल किया जाता था, उसके बाद पीएचडी करते थे लोग। अब सरकार ने एमफिल को पूरी तरह खत्म कर दिया है। एमफिल क्या होता था, इसमें रिसर्च के पहले एक तरह से प्री रिसर्च होता था, बच्चों को रिसर्च के लिए एक प्लेटफॉर्म, फाउंडेशन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाता था इसके माध्यम से, एमफिल के माध्यम से। लेकिन अब एमफिल को खत्म कर दिया, सीधे पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बच्चे, अब छात्र जो है वो पीएचडी में दाखिला ले सकेंगे। इसके बाद बीएड का एजुकेशन है जो शिक्षकों के लिए जरूरी होता है, इसको भी 3 तरह के कोर्सेज बनाए गए हैं। अगर कोई ग्रेजुएशन 3 साल का कर रखा है तो 2 साल का उसके लिए बीएड का कोर्स होगा। अगर किसी ने 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स किया तो उसके लिए 1 साल का बीएड कोर्स होगा। और इसके साथ साथ इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन कोर्स भी चलाए जाएंगे, जिसमें ग्रेजुएशन प्लस बीएड की डिग्री एक साथ मिलेगी, वो 4 साल की होगी। और ये चीज़ अभी भी है, अभी भी जो रीजनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है या रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है जो एनसीईआरटी द्वारा संचालित होते हैं, उनमें 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स संचालित होते हैं, जिसमें एक साथ ग्रेजुएशन प्लस बीएड दोनों की डिग्री मिलती है। तो ये तो हो गया कोर्सेज और डिग्रीज के बारे में। इसके साथ और क्या क्या योजनाएं सरकार ने बनाई हैं हायर एजुकेशन को ज़्यादा सशक्त बनाने के लिए, इसमें पहला जो महत्वपूर्ण प्रावधान है वो है कि हर जिले में या कम से कम हर जिले के नियर बाई डिस्ट्रिक्ट में एक एक ऐसे विश्वविद्यालय या कॉलेज खोलने की योजना है सरकार की, जिसमें कम से कम स्थानीय या भारतीय भाषा में शिक्षा दी जा रही हो या द्विभाषिक रूप से शिक्षा दी जा रही हो। इसके तहत जो है सरकार जो पुराने कॉलेज हैं जिनके पास क्षमता है, संसाधन है, उनको कॉलेजेस से यूनिवर्सिटीज में बदलने के लिए भी सोच रही है और नए यूनिवर्सिटीज खोलने का भी प्रावधान है। नामांकन को देखें तो हायर एजुकेशन पाने वाले युवाओं की संख्या हमारे देश में बहुत कम है। अगर 2018 का डाटा हम देखें तो केवल 26.3% युवा ही हमारे देश में हायर एजुकेशन प्राप्त करते हैं। इसको 2035 तक सरकार ने लक्ष्य रखा है 50% करने का, यानी 2035 तक सरकार सोचती है कि 50% युवा कम से कम हायर एजुकेशन में दाखिला लें, ये लक्ष्य है। रिसर्च को महत्व दिया जाएगा, हमारे देश में ये बहुत कम है। युवा जल्दी से जल्दी रोजगार पाना चाहते हैं, रिसर्च में बहुत कम युवा जाते हैं। इसके लिए इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार एनआरएफ यानी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रिसर्च के लिए प्रेरित करेगी। शैक्षणिक और प्रशासनिक स्वायत्तता दी जाएगी कॉलेजों को। अब तक जितने कॉलेज होते थे उनके लिए एक नियम था, किसी न किसी यूनिवर्सिटी से उनको एफिलिएटेड होना जरूरी है और यूनिवर्सिटियों के रेगुलेशन उन पर लागू होते थे। लेकिन अब सरकार चाह रही है कि कॉलेजेस खुद सक्षम हों अपने एग्जाम कंडक्ट करने के, अपने पाठ्यक्रम डिजाइन करने के और अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए। इसके लिए उनको एक तरह से प्रोत्साहन पैकेज दिया जाएगा सरकार के द्वारा, उनकी क्षमताओं को विकसित किया जाएगा और उनको ऑटोनॉमी दी जाएगी। और जो कॉलेज सक्षम हैं, संसाधन हैं, उनको यूनिवर्सिटी के रूप में भी तब्दील किया जाएगा। और जो छोटे कॉलेज हैं जो सक्षम नहीं हैं, उनको पैकेज देकर के उनकी क्षमताओं को और बढ़ाया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा का समायोजन करने की योजना है। हायर एजुकेशन के साथ सरकार व्यावसायिक शिक्षा को जोड़ना चाहती है और ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है। हमारे यहाँ केवल एकेडमिक शिक्षा दी जाती है युवाओं को, अभी भी एकेडमिक शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा यानी वोकेशनल एजुकेशन को हम नहीं जोड़ पाए हैं। इसके कारण हमारे देश में बेरोजगारों की एक फौज खड़ी होती जा रही है दिन पर दिन, और हम अपने युवाओं को स्किल्ड नहीं कर पा रहे हैं। युवाओं के पूरी उत्पादकता का, प्रोडक्टिविटी का हम देश को फायदा नहीं दे पा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को हायर एजुकेशन से जोड़ने के लिए ओपन स्कूल भी खोले जाएंगे, दूरस्थ शिक्षा यानी कोरेस्पोंडेंट कोर्सेज, ऑनलाइन एजुकेशन, ये सब चीज़ों का, और पहले से भी ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे इंडिया में बन रहे हैं। इसके लिए तमाम सारे टीवी चैनल भी सरकार ने दीक्षा और दीक्षा पोर्टल खोला है। इसके साथ स्वयं प्रभा टेलीविज़न चैनल है, इसके माध्यम से ई एजुकेशन दिया जा रहा है। लेकिन इन चीज़ों को और बढ़ाने की भी योजना है। ग्रेडिंग आधारित ऑटोनॉमी दी जाएगी, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को ग्रेडिंग आधारित स्वायत्तता दी जाएगी। मतलब इनको, इनके परफॉर्मेंस को समय समय पर जांचा जाएगा, परखा जाएगा
और इनको ग्रेड निर्धारित किया जाएगा कि ये कॉलेज या यूनिवर्सिटी ए ग्रेड के हैं, ये बी ग्रेड के हैं, ये सी ग्रेड के हैं। इसके आधार पर उनकी फंडिंग होगी और साथ में इसके आधार पर वो उनकी फीस तय की जाएगी और इनके ग्रेड को समय समय पे इवेल्युएट किया जाएगा ताकि ग्रेडों में ठीक से परिवर्तन किया जा सके। एक बहुत बड़ा बदलाव है, विदेशी विश्वविद्यालयों को भी लाने के लिए सरकार सोच रही है, यानी अब देश में विदेशी विश्वविद्यालय भी अपनी ब्रांचेज या अपने नए यूनिट खोल सकेंगे। पहले इस चीज़ का बीजेपी काफ़ी विरोध करती थी, कांग्रेस के समय में इसको सोचा गया था लेकिन बीजेपी ने काफ़ी विरोध किया। अब वही बीजेपी लाना चाहती है विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में। हालांकि केवल वर्ल्ड के टॉप 100 विश्वविद्यालयों को ही भारत में आने की अनुमति दी जाएगी और उसके लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डिजाइन किया जाएगा। इन उच्च शिक्षा के विश्वविद्यालयों का रेगुलेशन कैसे चलेगा, इसके बारे में आपको पता है कि आज जो सारे विश्वविद्यालयों का रेगुलेशन करने वाली सर्वोच्च संस्था है वो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको यूजीसी कहते हैं। इसके साथ अलग अलग कोर्सेज को रेगुलेट करने के लिए अलग अलग तमाम संस्थाएं हैं, जैसे टीचिंग एजुकेशन को के लिए एनसीटीई है, इसी तरह से अन्य अलग अलग एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए अलग अलग संस्थाएं हैं जिनमें आपस में क्लैश होते रहते हैं। तो इस क्लैश को रोकने के लिए सरकार एक सर्वोच्च रेगुलेटरी बॉडी बनाने के लिए सोच रही है इस पॉलिसी के तहत, जिसको कहेंगे HEC अर्थात हायर एजुकेशन कमीशन। तो सारे हायर एजुकेशन की संस्थाओं को रेगुलेट करने के लिए HEC बनाई जाएगी। हालांकि जो लॉ का एजुकेशन है या जो मेडिकल एजुकेशन वो इसके दायरे में नहीं आएगा, उनका अभी भी रेगुलेशन अलग से संचालित होगा जैसे पहले से चला आ रहा है। इस हायर एजुकेशन कमीशन के अंदर 4 अलग अलग संस्थाएं होंगी, काउंसिल्स होंगी जो रेगुलेशन का अलग अलग फील्ड में रेगुलेशन का काम करेंगे। इनके दायित्व और इनका कार्य क्षेत्र क्लियर कट बटा रहेगा जिससे कोई क्लैश ना हो। ये कौन कौन से हैं? NHERC यानी नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल और NAC यानी नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, ये मान्यता देने या एफिलिएशन का काम करेगी केवल। और HEGC ये है हायर एजुकेशन ग्रांटिंग कमीशन, एक तरह से ये हायर एजुकेशन को फंड देने की या फंडिंग की व्यवस्था करेगी। और GEC जनरल एजुकेशन काउंसिल यानी ये सभी हायर एजुकेशन के संस्थानों को अपना अपना पाठ्यक्रम डिजाइन करने के लिए कोऑर्डिनेट करेगी। ये पाठ्यक्रम डिजाइन नहीं करेगी बल्कि पाठ्यक्रम तो स्वायत्त रूप से हायर एजुकेशन अपना अपना डिजाइन करेंगे, लेकिन ये कोऑर्डिनेट करेगी उन सबको ताकि कुछ न कुछ किसी न किसी पॉइंट पे पाठ्यक्रम में बहुत ज़्यादा अंतर ना हो, कुछ समानता हो। तो ये तो हो गया हायर एजुकेशन के बारे में। अब कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं जो इस नई शिक्षा नीति में है। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है वोकेशनल एजुकेशन। इसके बारे में हम बता दें, ये हमारे देश में सबसे ज़रूरी है वोकेशनल एजुकेशन। अगर ये नहीं होगा तो हम अपने युवाओं को केवल डिग्री बांटते रहेंगे, सर्टिफिकेट बांटते रहेंगे और उन्हें बेरोजगारी के दलदल में ढकेलते रहेंगे। हमारे देश में भयानक बेरोजगारी है और ये बेरोजगारी इसलिए है कि इसमें जनता का भी दोष है, सरकार का भी दोष है। जनता का दोष यह है कि हम पढ़ाते ही बच्चों को इसलिए हैं कि बच्चा सरकारी नौकरी करेगा, सरकारी नौकरी के लिए ही बच्चे पढ़ाई करते हैं, यही पहला ध्येय बना रहता है। और सरकार भी अभी तक ये समझा पाने में जनता को असफल रही है कि इतनी बड़ी आबादी को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है, सभी को सरकारी नौकरी मिल जाए ये असंभव बात है, ये कल्पना से परे की बात है। फिर भी हर विद्यार्थी इसी उद्देश्य को लेकर पढ़ता है कि वो एक न एक दिन सरकारी नौकरी में जाएगा, और जब नहीं जा पाता है तो निराश होकर के बैठ जाता है। तो शिक्षा को ये चाहिए, शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो युवाओं को नौकरी मांगने वाला न बनाए बल्कि नौकरी पैदा करने वाला बनाए, जॉब क्रिएटर बनाए, जॉब सीकर न बनाए। तो ये जॉब क्रिएटर कब होंगे युवा? जब उनके पास वोकेशनल एजुकेशन होगा, खुद का स्किल होगा, हुनर होगा। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पर जो एकेडमिक एजुकेशन है, जो सिंपल पढ़ाई है, इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान, ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इसके साथ हर विद्यार्थी के लिए कंपल्सन किया जाना चाहिए कि वो कोई न कोई स्किल भी सीखे, हुनर भी सीखे। और इसके लिए हम चाहें तो सैकड़ों छोटे छोटे स्किल बेस्ड कोर्स डिजाइन कर सकते हैं जिसको एकेडमिक एजुकेशन के साथ लागू कर सकते हैं। हालांकि सरकार ने इसमें कुछ प्रावधान किए पर अभी तक पूरी कमिटमेंट के साथ सरकार वोकेशनल एजुकेशन को लागू करने के लिए आगे नहीं आ पाई है। हम देख रहे हैं कि चीन हमसे बड़ी आबादी वाला देश है, लेकिन इस आबादी को चीन ने अपनी ताकत में बदल दिया।
हम भारत में आबादी को दोष देते रहते हैं कि हमारी सारी समस्याओं की जड़ जनसंख्या है। भगवान ने अगर एक व्यक्ति को एक मुंह और एक पेट दिया है खाने के लिए, तो दो हाथ भी दिए हैं उसको काम करने के लिए। तो आबादी ही सारी समस्याओं की जड़ नहीं होती है। आबादी को स्किल्ड करना, आबादी को मैनेज करना, ये सरकार का काम है। अगर आबादी स्किल्ड है, मैनेज है, तो निश्चित रूप से वो आबादी ताकत भी बन जाती है। और चाइना ने ये करके दिखा दिया है कि उसने इतनी बड़ी आबादी को किस तरह से स्किल्ड बनाया। आज हमारे देश में एक नरेगा जैसी योजना चलती है, सरकार इस पर बड़ी गर्व करती है, अपनी पीठ थपथपाती है कि इसके माध्यम से हम करोड़ों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। लेकिन ये बड़े खेद का विषय है कि जो नरेगा के माध्यम से करोड़ों लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, उसके तहत उनसे क्या काम लिया जा रहा है? गड्ढे खोदवाने का काम, गटर साफ करने का काम, सड़कों पर मिट्टी डालने का काम, यही सब काम नरेगा के लोग कर रहे हैं। जबकि ये सब काम दूसरे देशों में मशीनें कर रही हैं और इंसानों का उपयोग इससे उन्नत श्रेणी का काम करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन हम अपने करोड़ों लोगों को आज तक इस स्तर तक स्किल्ड कर ही नहीं पाए, इस स्तर तक हुनरमंद बना ही नहीं पाए कि वो गड्ढे पाटने और गटर साफ करने से ज़्यादा हुनर वाले काम कर सकें। इस लायक बना ही नहीं पाए। तो ये बहुत शर्मनाक बात है, ये कोई बहुत पीठ थपथपाने वाली बात नहीं है। रोजगार के नज़रिए से ठीक है, हम करोड़ों लोगों को रोजगार दे रहे हैं नरेगा के माध्यम से, लेकिन आज इन कामों को मशीनें इनसे कम समय में ज़्यादा कुशलतापूर्वक कर सकती हैं, बल्कि इंसानों को इससे उन्नत श्रेणी के कार्य करने के लायक बनाना चाहिए। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य होना चाहिए। तो इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारे देश में। सरकार अब सोच रही है कि जो हायर एजुकेशन है उसमें एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन को जोड़ा जाए। पहले हमारे देश में जो वोकेशनल एजुकेशन के प्रति जो कॉन्सेप्ट रहा है अब तक जो शिक्षा नीति में, वो ये रहा है, ये जो वोकेशनल एजुकेशन है ये ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स के लिए है। यानी जो बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, नॉर्मल पढ़ाई या जिसको एकेडमिक पढ़ाई कहते हैं, उसको छोड़ देते हैं, तो उनको जो है वोकेशनल एजुकेशन का एक ऑप्शन दिया गया था, ITI कर लें, पॉलिटेक्निक कर लें और अपना कुछ रोजगार करें। यहाँ तक कि जो बच्चे ITI करते थे, पॉलिटेक्निक करते थे, इस तरह के वोकेशनल एजुकेशन में जाते थे, उनको थोड़ा सा हीन भावना से देखा जाता है कि ये तो पढ़ने में नालायक रहा होगा, इसलिए वोकेशनल एजुकेशन में जा रहा है। जबकि ऐसी बात नहीं है। एक तरह से वोकेशनल एजुकेशन ही है जो भारत के युवाओं की उत्पादकता को बढ़ा सकता है और देश को आगे ले जा सकता है। अगर हमें चाइना से मुकाबला करना है, बड़ी अर्थव्यवस्था बननी है, तो इस चीज़ को हमें प्रमोट करना ही होगा। और हम नॉर्मल हिंदी, इंग्लिश, इतिहास, भूगोल पढ़ करके अपनी अर्थव्यवस्था को आगे कभी नहीं ले जा सकते हैं। हमें वोकेशनल एजुकेशन देना ही पड़ेगा। अगर हम वोकेशनल एजुकेशन की बात करें तो इंडिया में 12वीं पंचवर्षीय योजना का अगर डाटा देखें तो इंडिया में 5% से भी कम बच्चे वोकेशनल एजुकेशन लेते हैं। जबकि वहीं US में देखा जाए तो 52% बच्चे वोकेशनल एजुकेशन लेते हैं, जर्मनी में 75% बच्चे और साउथ कोरिया में 96% बच्चे वोकेशनल एजुकेशन लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ वोकेशनल एजुकेशन क्या है, एक हीनता का पर्याय बन गया है। उसको निम्न दृष्टि से देखा जाता है जो वोकेशनल कोर्सेज लेता है। अगला जो प्रमुख चीज़ है, प्रोफेशनल एजुकेशन को और बढ़ाने की ज़रूरत है हमारे देश में। डॉक्टरों की भारी कमी है हमारे देश में, आबादी के हिसाब से, WHO के मानकों के हिसाब से। तो इस तरह से जो मेडिकल है उसमें प्रोफेशनल एजुकेशन को और बढ़ाने की ज़रूरत है। साथ में जो इंजीनियरिंग है उसमें कोर्सेज की क्वालिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। इंजीनियर तो बहुत हैं लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत ख़राब है। इन कॉलेजों की क्वालिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इसके लिए भी सरकार ने योजनाएँ बनाई हैं। कुछ इसमें विशेष योजनाएँ हैं। इसके साथ एडल्ट एजुकेशन और प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज, आर्ट, कल्चर, टेक्नोलॉजी यूज एंड इंटीग्रेशन विथ एजुकेशन, ऑनलाइन डिजिटल एजुकेशन, क्रिएटिंग डेडिकेटेड यूनिट फॉर बिल्डिंग ऑफ वर्ल्ड क्लास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशनल डिजिटल कंटेंट, ये सब तमाम सारी योजनाएं हैं जो हर शिक्षा नीति में थोड़ी बहुत होती हैं। क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का विकास तेज़ी से हुआ है तो इस पर सरकार सोच रही है कि हम किस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, टेक्नोलॉजी को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन के साथ जोड़ सकें, ताकि इससे हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को एनहेंस करके इसका लाभ ले सकें। अब आते हैं इम्प्लीमेंटेशन वाले पोर्शन पे
ये सबसे वीक पोर्शन है इस शिक्षा नीति का। अभी भी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा इस शिक्षा का, इसके बारे में क्लियर रोड मैप नहीं है। अभी बड़ी बड़ी आदर्शवादी बातें, ऊंची ऊंची बातें, ऊंचे ऊंचे लक्ष्य रखे गए हैं इसमें। हो सकता है कि अब जो फ्रेमवर्क बनाया जाए इस पॉलिसी के आधार पे, उसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्लियर कट रोड मैप सामने आए, लेकिन अभी तक तो फिलहाल नहीं दिख रहा है इसमें। ये सबसे बड़ी कमी है। एक इसमें संकेत दिया है सरकार ने कि ये जो कैब है अर्थात सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, उसको और सशक्त किया जाएगा ताकि सरकार को समय समय पे सलाह दिया जा सके एजुकेशन के सुधार के लिए और उसमें तब्दीलियां लाई जा सकें आवश्यकता अनुसार। इसके बाद फाइनेंसिंग की जो बात है, तो सभी के लिए एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने के लिए सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि कम से कम जीडीपी का 6% खर्च किया जाएगा। पर ये एक तरह से हाथी का दांत है, क्योंकि इसके पहले के एजुकेशन में भी हर एजुकेशन पॉलिसी में 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन कभी भी आज तक जीडीपी का 6% खर्च नहीं किया गया एजुकेशन सेक्टर में। ज़्यादा से ज़्यादा 4.5% तक खर्च किया गया है एजुकेशन सेक्टर में। तो देखते हैं कि अब इस नई शिक्षा नीति में ऐसा कोई कमिटमेंट तो सरकार ने नहीं किया है, लेकिन लक्ष्य रखा गया है कि 6% कम से कम जीडीपी का खर्च किया जाएगा। जबकि विकसित देशों में देखें तो 6 से लेकर के 10% तक शिक्षा पर खर्च किया जाता है। और यही कारण है कि उनकी शिक्षा काफ़ी आगे है, समुन्नत है, सशक्त है, और हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी कमी है। फंडिंग की बहुत बड़ी कमी होती, जबकि हमारा देश बहुत बड़ा है और इस जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी इतना सक्षम नहीं है कि जो प्राइवेट एजुकेशन को अफोर्ड कर सके, तो सरकारी एजुकेशन पर ही डिपेंड है, जबकि सरकारी एजुकेशन की हालात बहुत ही खस्ता हाल हैं। इसके कई सारे कारण हैं, उसकी चर्चा कभी और की जा सकती है। तो ये हो गई आधुनिक भारत के लिए एक नई शिक्षा नीति, जिस पर हमारे देश का भविष्य निर्भर है। और आने वाले लगभग 30 सालों में इस शिक्षा नीति के जो परिणाम हैं वो सामने आएंगे। और सरकार ने लक्ष्य भी रखा है कि चरणबद्ध तरीके से जो इस शिक्षा नीति के लक्ष्य हैं वो 2030 तक, और उसके बाद कुछ तो ऐसे हैं जो 2040 तक पूरे हो पाएंगे। तो 2030 तक तमाम लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकार ने इसमें एक समय सीमा निर्धारित की है। अब देखते हैं कि जब इसका फ्रेमवर्क आता है वो कितना जल्दी आता है, और उस फ्रेमवर्क में इस शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन के लिए कितना असरदार रोड मैप तैयार किया गया है। इसी के साथ बस अगले वीडियो में फिर हम किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।